वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो सबसे पहले इस चैनल से अभी अभी जुड़ रहे नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। करंट अफेयर्स का जो टॉप 10 सीरीज़ करंट अफेयर्स 2021 चल रहा है, उसका सेट नंबर आज 9 लेकर आया हूं मैं। इसमें राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था से संबंधित आज चर्चा की जाएगी। उससे पहले जो भी क्यूरी है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी समस्या हो, क्यूरी हो, आप निदान से प्राप्त करिए। साथ ही हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप वहाँ पर जाकर युक्ति टाइप कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें वहाँ पाइएगा। चलिए, उससे पहले एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल पर बहुत से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, क्विज चलाए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और जो भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है उससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपको डेली आपको टॉप 10 का सीरीज़ चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। क्विज के तौर पर इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया जा रहा है। बिहार स्पेशल, उसमें आपको करंट दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार टॉप जो होगा क्वेश्चन होते हैं, बिहार का टॉप क्वेश्चन जो होगा 1000 उसमें दिया जा रहा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए भी यूपी में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें भी आपको सीरीज इसी फॉर्मेट पर चलाई जा रही है, जिसमें आपको सब फॉर्मेट में आपको 1000 आपको क्वेश्चन क्विज कराए जा रहे हैं। तो आप इससे जुड़ के लाभ ले सकते हैं टेलीग्राम पर। तो उससे पहले जो भी चीज़ें आप जान रहे होंगे, अभी तक आप लोग जुड़े हैं, तो चलिए बिना समय गवाए और भी चीज़ें देख लेते हैं क्या चीज़ शामिल किया गया है नेशनल इशू और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो पहला क्वेश्चन नेशनल इशू से ही होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दोनों फॉर्मेट में, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, दोनों स्टूडेंट अच्छे से चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क वाज ओपनड? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक होगा इसमें या कोई होगा। चलिए, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो एक्सप्लेनेशन भी दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है, दोनों फॉर्मेट में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो केरल सरकार ने कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के लागत से 3 टावर जेंडर पार्क का लॉन्च किया है, जिसमें यह कब लॉन्च किया गया? पार्क जेंडर इक्विटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण हो रहा था, उस समय इस पर लॉन्च किया गया है। पार्क का उद्घाटन फरवरी 2021 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया, और इसका ICG सेकेंड संस्करण हुआ, उसका भी उद्घाटन वहाँ किया गया था। तो यहाँ भी MCQ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ। तो ये प्रश्न आपको MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। जेंडर पार्क की प्रासंगिक हस्तक्षेप बनाने के लिए उद्देश्य से स्थापित किया गया, ताकि जेंडर को आधारित मुद्दे श्रृंखला को संबोधित किया जाए। जेंडर पार्क के संबंध में देखते हैं क्या बातें हैं। जेंडर पार्क की स्थापना वर्ष 2013 में केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापना की गई थी, पर उसका उद्घाटन 2021 में आपको किया गया है। तो यह एक पहल है जो केरल में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के दिशा में काम करेगा। इस पहल का मुख्यालय कहाँ होगा? केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में होगी। सेम एक्सप्रेशन आपको इंग्लिश फॉर्मेट में यहाँ पर है, सारी चीज़ आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा नंबर का, निम्न में से किस शहर में भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को जारी करने की घोषणा की है? एयरटेल ने कहाँ पर 5G सेवा शुरू करने की हाल ही में घोषणा की थी? तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन डी सी काकीनाडा, ऑप्शन डी हावड़ा, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हैदराबाद।
चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। भारतीय एयरटेल 5G सेवा सफलता प्रदर्शित करने के लिए भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल कर लिया है। एयरटेल ने घोषणा की है कि उसने हैदराबाद में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5वीं पीढ़ी अर्थात 5G की योजना बनाई है या उद्घाटन वहाँ किया गया है। तो मुख्य बात इसके संदर्भ में क्या है और भी बातें देखते हैं। एयरटेल के ने बताया कि उन्होंने एक ही स्पेक्ट्रम के में 4G और 5G नेटवर्क दोनों को संचालित करने का आधुनिक डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, तो ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है, किस कंपनी ने पहली बार डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का इस्तेमाल किया है, तो एयरटेल है वो। दूसरा इसमें देखते हैं भारत का प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में से एक नॉन स्टैंड ऑन लोन एक फॉर्मेट होता है, नेटवर्क प्रौद्योगिकी होता है के माध्यम से 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड जो मौजूद है उसकी स्पेक्ट्रम को सिर्फ कामयाबी पाई है। सरकार दूरसंचार विभाग DOT के माध्यम से 2251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 मार्च 2021 में 3.92 ट्रिलियन रुपए की आरक्षित कीमत रही इसमें। हालांकि इसमें कम पैसे प्राप्त हुए हैं, तो ये डाटा आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ से MCQ बन सकता है MCQ कि किस विभाग ने दूरसंचार कंपनी विभाग ने कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की थी। सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा 5G के लिए अनुशासित 3000 से 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम शामिल नहीं किया है, तो ये इससे नीचे के मेगा बैंड के हर्ट्ज है अर्थात 2251 के आसपास के। तो मेगाहर्ट्ज बैंड क्या होता है आप लोग सबको पता है, ये स्पेक्ट्रम होता है जहाँ से आप लोग विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड के माध्यम से हमारे दूरसंचार संचालित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भारत सरकार ने कब तक जारी रखने की घोषणा की है। थोड़ा सा यहाँ पर एडिट होगा, यहाँ वर्ष 2001 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ष 2024, ऑप्शन सी वर्ष 2025, ऑप्शन डी वर्ष 2026 और उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका वर्ष 2025 तक। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ने 945 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रोडक्ट ट्रायल मार्केटिंग एंट्री प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और व्यावसायिकीकरण के लिए स्टार्टअप की योजना। तो ये किस प्रकार की स्टार्टअप वित्तीय सहायता है, ये आपको MCQ पूछ सकता है कि सीड फंड स्कीम जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये किस प्रकार का वित्तीय सहायता देता है, किस क्षेत्र को, तो स्टार्टअप क्षेत्र को। सरकार द्वारा गजट के नोटिफिकेशन के अनुसार 945 करोड़ रुपये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए इस वर्ष 1 अप्रैल 2021 से वर्ष 2025 तक संचालित की जाएगी। तो PIB में नोटिफिकेशन आया था जहां पर बताया गया कि ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2021 से 2025 तक संचालित की जाएगी। उसके बाद आगे सोचा जाएगा कब बढ़ाना है, क्या करना है इसके संबंध में। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DIIT के द्वारा इस योजना को लागू, तो MCQ यहाँ भी पूछा जा सकता है क्या ये जो स्कीम है वो किस संस्था द्वारा, किस विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। तो इससे संबंध में सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेशनल इशू से। चौथा नंबर, भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि शाखा ऐप लॉन्च किसने किया है। लॉन्च कृषि शाखा ऐप ए वन स्टॉप शॉप फॉर इंडियन फार्मर्स। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, पहला भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC शॉर्ट में बोला जाता है, SBI के द्वारा या ICICI के द्वारा या भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, या ऑप्शन ई में जैसे होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है नीचे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर डी होगा। इसका सही उत्तर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते क्या है। भारतीय जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है, जो अपनी दैनिक खेती की ज़रूरतों के लिए, तो किस प्रकार की खेती की ज़रूरतों की सहायता करेगा, ये दैनिक खेती में कोई भी समस्या उसके संबंध में
यह किसानों के सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा संबंधी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक पहुंच स्थापित करेगी। तो यह ऐप कहाँ तक पहुंच स्थापित करेगी, किससे संबंधित है, ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। प्रश्न बनता है यहाँ से, भारतीय एक्सा कृषि शाखा का उद्देश्य जो है भारतीय किसानों को उनकी खेती आवश्यकता के संबंधित कस्टमाइज जानकारी देना। तो संक्षिप्त जानकारी देना या कस्टमाइज रूप से जानकारी देना इस शॉप का उद्देश्य है। तो ये भारतीय एक्सा इंश्योरेंस के द्वारा कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेशनल इशू से। जैविक खेती को क्लस्टर मोड में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल कितने रुपये का फंड जारी किया गया। जैविक खेती के लिए संदर्भ में कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए क्लस्टर मोड को बढ़ावा देने केंद्र सरकार ने कुल कितने रुपये फंड जारी किया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 1197 करोड़, ऑप्शन बी 11,970 करोड़, ऑप्शन सी 19,700 करोड़, ऑप्शन डी 1 लाख करोड़। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1197 करोड़। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो सबसे पहले ये कौन देता है, तो ये आपको MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है, जैविक कृषि के संबंध में कौन दे रहा है। तो रासायनिक जैविक खेती क्लस्टर को मोड को बढ़ावा देने के वर्ष 2015-16 में PKVY योजना की शुरुआत की गई। तो ये भी आपको MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है। PKVY योजना कब लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जैविक कृषि से संबंधित है। कार्यक्रम के तहत पिछले 4 वर्षों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 1197.64 करोड़ रुपये फंड जारी किए गए हैं। ये PIB में दिया गया है, तो कहीं कहीं डाटा वेरिएशन कर रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्लस्टर का निर्माण 20 हेक्टेयर और क्षमता निर्माण के लिए 3 साल के लिए 3,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो MCQ के तौर पर ये भी शामिल किया जा सकता है, कितने हेक्टेयर और कितना प्रति हेक्टेयर कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा या सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 निम्न में से किस संस्था ने जारी किया है। यूनाइटेड नेशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन ई WHO और ऑप्शन डी UNEP। तो सेम आंसर है आपको यहाँ पर मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, UNEP। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल है। एक्सप्लेनेशन है मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 जारी किया है। तो किसने जारी किया है, मार्च में जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में खाने के लिए उपलब्ध भोजन का 17% बर्बाद हो गया। तो कुल कितने प्रतिशत बर्बाद हो गया, 17%। ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है, कितने प्रतिशत, जिसमें घरों में 11%, खाद्य सेवा में 5%, घरों में 11% हुआ, खाद्य सेवाओं में 5% हुआ, खुदरा क्षेत्र में 2% हुआ। लगभग 59 करोड़ लोगों ने खाली पेट सोना पड़ा इस दरमियान वर्ष 2019 के दरमियान। यह रिपोर्ट 2021 में आया है, जो वर्ष 2019 का चर्चा करता है। इसके संबंध में कुछ बातें हैं, जैसे पड़ोसी देशों के प्रति व्यक्ति इतना खाना बर्बाद हो रहा है। तो जैसे भारत में 50 से आपको बताया गया है, फिर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, अफगानिस्तान में। तो ये डाटा देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट क्या है, ये देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का सबसे व्यापक और विश्लेषित डाटा प्रस्तुत किया जाता है या दिया जाता है। यह देशों के लिए घरेलू खाद्य सेवाओं खुदरा स्तर पर खाद्य अवशिष्ट जो होते हैं उसके मापने की एक पद्धति है। फूड लॉस इंडेक्स के विपरीत एक फूड लॉस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। ये बताइए क्यों, कौन जारी करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये जारी कौन करता है। विपरीत यह फूड वेस्ट इंडेक्स कुल खाद्य अपशिष्ट को मापता है। यह सूचकांक के आधार की अवधि पर देश की कुल 10 मुख्य वस्तुओं में हुए घाटे प्रतिशत को मापता है। तो ये भी MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है, ये कितने मुख्य वस्तुओं को इसमें शामिल करता है इस डाटा में। तो 10, यह सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका लक्ष्य 12.3 अर्थात 12 का पैरा 3
को प्राप्ति करने के लिए FIL अर्थात फूड लॉस इंडेक्स की सहायता करता है। तो ये किसकी सहायता करता है, ये भी MCQ में आ सकता है। जो इंडेक्स है फूड वेस्ट इंडेक्स किसके लिए सहायता रूपी कार्य करता है या किसके सहायक सिद्ध होता है, तो फूड लॉस इंडेक्स है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है यह इंडेक्स। और ये जो SDG लक्ष्य है 12 का पैरा 3 इसकी प्रगति के भी दिशा निर्देश जारी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश निम्न में से कौन है। अर्थात क्रिप्टो करेंसी है, विभिन्न क्रिप्टो करेंसी, उसमें पहला लीगल करेंसी के रूप में किसने दर्जा दिया है, कौन सा देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल करेंसी। ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी अल सल्वाडोर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। ये छोटा सा देश है अफ्रीकी, ये कहते हैं अमेरिकी कंटिनेंट का, तो ये बहुत खतरनाक कार्य कर लिया है इस बार। जून 2021 में क्रिप्टो करेंसी पर सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसने बिटकॉइन को, तो ये भी MCQ के तौर पर शामिल कर सकता है, किस क्रिप्टो करेंसी को इसने लीगलाइज किया है, तो बिटकॉइन को किया है। यह एक ऐसा देश, ऐसा करने वाला दुनिया का यह पहला देश है, तो फर्स्ट देश है। दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसी कानूनी फ्रेमवर्क के लेकर बहस चल रही है और इसने अभी तक इसने लागू भी कर दिया। देखिए कितना ये प्रगतिशील चीज़ों को शामिल किया अपने देश में। ऐसे में अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जैसे भारत में रुपया है, US डॉलर है, अमेरिका में और भी करेंसी सबकी अपनी अपनी होती है, उसी के संदर्भ में ये बिटकॉइन को भी अब लीगली यूज़ कर सकती है वहाँ की जनता। क्रिप्टो करेंसी का उदय देख लेते हैं के संबंध में क्या बात है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वर्ष 2010 में केवल $0.0008 अर्थात समझ सकते कितने रुपये के मूल्य, कितने डॉलर मूल्य के आधार पर इसका कारोबार शुरू हुआ था। पर 2021 में यह कितने रुपये का हो गया, एक बिटकॉइन का मूल्य $65,000 हो गया है। तो समझ लिए कितना बड़ी रकम रखता है अपने एक बिटकॉइन में। जैसे एक डॉलर का मूल्य भारतीय रुपये में कितना होता है, लगभग 74 से 76 वेरी करता है, ये 76, 78, कभी 79 हो जाता है। तो मूल्य होता है $1 का मूल्य। वैसे ही एक बिटकॉइन का मूल्य $65,000 है। तो समझ लीजिए कितना रुपया भारतीय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यह बिटकॉइन के लॉन्च के बाद कई नए क्रिप्टो करेंसी भी बाजार में आए। जैसे मई 2021 तक इसका कुल बाजार 2.5 ट्रिलियन था। समझ लीजिए कितनी बड़ी यह बाजार है, 2.5 ट्रिलियन। किसी देश का GDP इतना नहीं होता है ट्रिलियन में, 2.5 ट्रिलियन किसी देश का GDP भी नहीं होता बड़े बड़े देशों का। तो समझ लीजिए इसका बाजार कितना बड़ा है। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में सभी क्रिप्टो करेंसी का लगभग क्रिप्टो करेंसी का महत्वपूर्ण उसकी यहाँ पर डायग्राम दे दिया गया। जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, रिपिल है, बिटकॉइन केस है, कार्बो, तो सारा का नाम दिया। नियो जो भी महत्वपूर्ण है उसको आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी कार्य कर रहे हैं अभी। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। उसमें बिटकॉइन को अल सल्वाडोर ने मान्यता दिया है लीगल टेंडर के रूप में। चलिए और भी देखते हैं नीचे क्या है। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने लिब्रा नाम से बिटकॉइन, एरिथियन आदि जैसी क्रिप्टो करेंसी के समान आपको, तो प्रश्न यहाँ MCQ को तौर पर शामिल किया था। फेसबुक ने कौन से क्रिप्टो करेंसी को जारी किया है, तो लिब्रा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। भारत में स्थिति क्या है। वर्ष 2018 में RBI ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी बैंकों को क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में कार्य करने से रोक दिया। हालांकि इस पर सर्कुलर जारी जो किया गया सुप्रीम कोर्ट ने मई 2020 में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। फिर भी भारत में अभी यह प्रचलन में नहीं है। बिटकॉइन अर्थात क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो भी प्रचलन में नहीं है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। बीमा क्षेत्र में स्वीकार FDI सीमा 49% से बढ़ाकर निम्न में से कितना प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%, 100% या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
सेम आपको एक्सप्लेन यहाँ पर लिखा हुआ है, चीज़ें देखिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 74%। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन में इतनी बातें लिखी जाती है, इसके अतिरिक्त अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछेगा वो छूटेगा नहीं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से देखिए, चीज़ों को ध्यान से आप नोट डाउन कीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। संसद ने बीमा संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसमें एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। और वर्ष 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% की। तो एमसीक्यू के तौर पर यहाँ पर ये सब शामिल किया जा सकता है। 49% कब किया गया, 26 से 49% कब किया गया है, और प्लस 49% से 74% कब किया गया। अब एफडीआई क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एक इकाई के द्वारा दूसरे देश में एक व्यवसाय में स्वामित्व के नियंत्रण करने के रूप में जो निवेश किया जाता है उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार का यह प्रत्यक्ष नियंत्रण के संबंध में भी बात होता है, जिसे विदेश पोर्टफोलियो निवेश से अलग होता है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? यह बॉन्ड, स्टॉक, बॉन्ड और रोकड़ समकक्ष जैसी परिसंपत्तियों का समूह होता है। इस तरह के निवेश एक निवेशक के द्वारा किए जाते हैं जो इसे वित्तीय पेशेवरों द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। चलिए, ये सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले सारे लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2021 के अनुसार यहाँ वर्ष उल्टा हो गया, के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक विश्व में कौन से क्रम का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। कुछ एरर होता है, उसको जल्द ही सब सुधार लिया जाएगा, इसीलिए एरर कुछ हो तो उसमें कोऑपरेट कीजिएगा, कुछ एरर हो जाते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2021 के अनुसार कि भारत वर्ष 2030 तक विश्व के कौन से क्रम का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ये है, पहला स्थान प्राप्त कर लेगा वर्ष 2030 तक, दूसरा स्थान ऑप्शन सी, तीसरा स्थान ऑप्शन डी, पांचवा स्थान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सी होगा, तीसरा स्थान प्राप्त कर लेगा। वर्ष 2030 तक भारत में ऊर्जा उपभोक्ता जो है ऊर्जा खपत के रूप में शामिल हो जाए। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या शामिल है। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत एनर्जी आउटलुक 2021 जारी की है। तो एमसीक्यू सबसे पहले यहाँ से भी बनेगा, यह किस संस्था द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट जो आउटलुक है। अगले 2 दशकों में भारत की ऊर्जा मांग 25% की वृद्धि होगी। वर्ष 2030 तक भारत में यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो एमसीक्यू यहाँ से भी आपको बनेगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, किस देश को पछाड़ के भारत तीसरा नंबर पाएगा। वर्तमान में चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा नंबर पर है उपभोक्ता ऊर्जा जो है वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता के देश के रूप में। तो यह वर्तमान में कौन सा रैंक है ये भी आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। तो देखिए एमसीक्यू कितना बनता है, 10 ही टॉप क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू तो जरूर मिल जाएंगे। वर्ष 2020 तक भारत सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो इस आउटलुक में भारत की अर्थव्यवस्था 2040 तक अनुमान लगाया गया 1.6 ट्रिलियन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, भारत ने हाल ही में कितने ट्रिलियन तक अपना कारोबार, अपना जो जीडीपी, कुल जीडीपी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले 3 दशकों में क्रय शक्ति क्षमता था पीपीपी मोड जो होता है के मामले भारत वैश्विक औद्योगिक मूल्यवर्धन में 10% का योगदान दिया है। इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड जो होता है उसमें 10% का योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है, इसके संबंध में कुछ बातें हैं, उसको देख लेते हैं। यह ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस के फ्रांस में स्थापित किया गया। यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसका काम मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों को लागू करना है। तो ये कब इसका गठन किया गया है, कहाँ पर किया गया, ये एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है और होता भी है, बहुत से एग्जाम में आप देखते भी होंगे। भारत मार्च 2017 में आईईए का एसोसिएट सदस्य बनाया था। हालांकि भारत इससे पूर्व संगठन में साथ कार्य कर रहा है। तो 17 में इसका एसोसिएट सदस्य भी बन गया भारत। हाल ही में भारत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में मजबूती के लिए आईईए के साथ एक रणनीतिक समझौता भी किया है, हाल ही में इसी वर्ष किया है।
तो उसके क्या क्या भी डायग्राम उसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग को रैंकिंग जहां मैंने पढ़ाया था, वीडियोस का बनाया था रैंकिंग का, उसमें इसका आउटलुक भी आप लोग को बताया था, तो आप लोग वहां वीडियो जाकर देख सकते हैं। यह एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन जारी करता है, किस संस्था द्वारा जारी होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम उजाला कार्यक्रम निम्न से किस राज्य ने प्रारंभ किया? ग्राम उजाला प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बिहार। बिहार के आरा से स्टार्ट किया गया है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा जिले से यह प्रोग्राम शुरू किया गया। तो एमसीक्यू में आपको बिहार के एमसीक्यू में यह शामिल कर सकता है बीपीएससी के संदर्भ में। कहाँ पर है, कब शुरू किया गया है? इस कार्यक्रम के तहत पुराने दीप्त यथार्थ जो 100 वाट का बल्ब होता है, जो शीशा वाला बल्ब होता है, उससे बदलकर मात्र 10 रुपये में बदल के एलईडी बल्ब दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। और यह विश्व का सबसे सस्ता प्रोग्राम है जो 10 रुपये में एलईडी बल्ब को प्रोवाइड कराया जाएगा, रेड जो बल्ब होता है उसके अपेक्ष में। चलिए, इस कार्यक्रम का प्रथम चरण है या पहला चरण है, ये भी एमसीक्यू का प्रश्न हो सकता है। बिहार के आरा जिला से शुरू किया, जिसमें 5 जिलों को शामिल किया गया, जैसे आरा का बिहार, पहला आरा का बिहार, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा जिला और महाराष्ट्र का नागपुर जिला और पश्चिमी गुजरात क्षेत्र में जो जिला है इसमें यहाँ 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो एमसीक्यू से तो यहाँ से मस्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस जिले में जो जैसे वाराणसी से विजयवाड़ा, नागपुर, तो इससे संबंधित आपको एमसीक्यू से प्रश्न देखने को मिलेगा। उजाला कार्यक्रम के तहत कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL द्वारा ग्रामीण क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो उजाला कार्यक्रम में कौन से कंपनी ने अपना सहयोग दे रहा है, ये भी आपको एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है। यह सतत विकास लक्ष्य 7 को नेतृत्व करता है, उससे संबंधित आपको कार्य करेगा, लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा। तो ये SDG आप लोग 17 जो गोल है आप लोग रट जाइए, उसको याद कीजिए। ये बार बार आपको एग्ज़ाम में PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू आपको ये बार बार ये सवाल आएगा यहाँ से। और ये 17 लफ्ज़ जो है आप लोग को याद हो जाना चाहिए। जैसे प्रीम्बिल्स आप लोग याद करते हैं, प्रस्तावना याद करते हैं, वैसे इसको भी याद कर लीजिए। यह सार्वभौमिक सिद्धांत है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। कुल 17 ग्रुप में आप लोग को मैंने कल फोटो भी शेयर कर दिया था। तो 17 SDG जो प्रोग्राम है उसे आप लोग याद कर लीजिए, उससे बहुत प्रश्न बनते हैं। एलईडी बल्बों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य उजाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरा राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो इतना ही एक्सप्लेनेशन भी इसमें शामिल किया गया है। तो जो भी एमसीक्यू टॉप 10 में है उसमें बहुत से एमसीक्यू सब एमसीक्यू बनते हैं। तो आप लोग अभी तक जितने लोग देख रहे होंगे आप लोग इससे अवगत हो गए होंगे कि एक टॉप 10 एमसीक्यू जो सेट है, सेट जो 9 है, उसमें कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन तो जरूर एमसीक्यू को कवर करता है किसी न किसी रूप। इसी को घुमाकर जो इसमें क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसी के एक्सप्लेनेशन के जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसी को घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग बने रहिए, इसमें लगे रहिए, मेहनत करिए, आप लोग निश्चित सफलता मिलेगी। तब तक मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। कोई भी क्वेरी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पर जुड़िए, वहाँ से देखिए या युक्ति टाइप कीजिए और प्लेलिस्ट दिया रहता है यूट्यूब पर, आप वहाँ जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम तो मस्ट आप लोग यूज़ कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जो आगामी एग्ज़ाम में उसको स्ट्रेटजी को रखते हुए। तो आप लोग ज़रूर मस्ट जुड़िए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और अपने मित्रों को भी साथ में ऐड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।